इंटेंशन जो है वो मेन रोल प्ले करती है। इफ देयर इज नो इंटेंशन एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो वो कहीं भी ट्रेसपास नहीं है। लाइक सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को करंट लगा हुआ है एंड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अगर आप उसकी जो आर्म है, अगर उसको आप हिट करते हो आयरन रॉड से और कहीं ना कहीं उसको फ्रैक्चर हो जाता है, तो ही कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट दैट सेवर। जो सेवियर है उसको उसको सूट फाइल उसके अगेंस्ट नहीं किया था, क्योंकि इट वाज इन अ गुड गुड फेथ, इट वाज इन इट वाज नॉट इन अ बैड इंटेंशन कि आप उसको हिट कर रहे हो। जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, इन ऑर्डर टू सेव दैट पर्सन, ही कमिटेड दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो वो कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो उसकी डेफिनेशन फॉल नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट क्लेम लाइक द कंपनसेशन गेन। अदरवाइज जो है वो आप अगर वो देयर इज अ मैलिफिसेंट इंटेंशन, तो कहीं ना कहीं आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो क्योंकि वो जो है वो जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विड डैमेजेस में फॉल करेंगे। कितना नुकसान हुआ है आपकी बॉडी में, कितना आपने ट्रीटमेंट पे कवर किया है, कितना आपको लाइक शॉक लगा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हमेशा अनलिक्विड डैमेजेस में ही फॉल करेगा। तो यू कैन क्लेम अंडर दैट द प्लॉट, तो आप प्लॉट में उसको क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बात करें इसमें जो पर्टिकुलर फॉल वर्ड करेगा दैट इज असॉल्ट। क्योंकि असॉल्ट ही करते हो आप किसी बॉडी के रिगार्डिंग आप कर रहे हो, तो वो असॉल्ट है ट्रेसपास। तो असॉल्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, मैंने कोर्ट में बीएनएस में भी डिस्कस किया था। इट इज लाइक समथिंग दैट कॉजिंग एन अनरीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द बॉडी इंजरी or damage in the mind of another person, and usually a prelude to a bandage. It can be given effect in a way that would make certain actions and indication as suggestive or assault by another. तो यहाँ पर दो पार्ट में इसको रखा गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे हमसे, क्योंकि हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। असॉल्ट भी है हमारे पास, बैंट्री, दोनों वर्ड है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंट्री जो है वो डायरेक्ट फोर्स है, असॉल्ट इट इज नॉट अ डायरेक्ट फोर्स इन दैट वे। जस्ट to create an apprehension in the mind of the person opposite party that you are going to do certain act against him. उसके माइंड में सिर्फ एप्रीहेंशन क्रिएट करना ही सॉल्ट है। समटाइम्स हमारी फैमिली में हम लोग जब छोटे थे तो पेरेंट्स नॉर्मली हमें डराते रहते थे। नॉर्मल चप्पल उठा ली बच्चों को मारने के लिए, दिखा दी, तो हम लोग वैसे डर जाते थे। इट इज अ काइंड ऑफ असॉल्ट। ये असॉल्ट है, वो एप्रीहेंशन हमारे माइंड में ऑलरेडी बिठा दी, हम वो चप्पल से हमें मम्मा पिटेगी। सेम भी ये अनरीजनेबल एप्रीहेंशन है, इसमें आपके माइंड में एक सजेशन दी जाती है कि वो पर्सन आपके अगेंस्ट असॉल्ट कमिट करेगा। सो वुड मेक सर्टेन एक्शंस एंड इंडिकेशंस एज सजेस्टिव ऑफ असॉल्ट बाय। तो ये सजेस्टिव इन नेचर की है, ये डायरेक्ट असॉल्ट हुआ नहीं अभी। इट इज जस्ट एन असॉल्ट, इट इज जस्ट मेड एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। यू आर क्रिएटिंग एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द अपोजिट पार्टी दैट समथिंग जो है वो आप उसके अगेंस्ट एक्शन एक्ट करने वाले हो, तो वो पहले अलर्ट हो जाता है, वो पहले डर जाता है। तो दैट इज असॉल्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हियर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पॉसिबिलिटी कॉजिंग एप्रीहेंशन इज रिक्वायर्ड। पहले आपको जजमेंट होती है ये होगा, लेकिन बैटरी जो है वो एक अलग है। आप एक्चुअल में फोर्स यूज कर रहे हो, वो फोर्स आप डायरेक्ट कर रहे हो, वो फोर्स आप इनडायरेक्ट कर रहे हो, इट डजंट मैटर। एप्रीहेंशन जो है वो एक फर्स्ट स्टेज है हमारी सॉल्ट की। उससे पहले बैटरी ऑफेंस कमिट नहीं होता। जब वो ऑफेंस कमिट होया तो वो उसको बैटरी कहलाते हैं। बैटरी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स यूज करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक्चुअल में ऑफेंस कमिट होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे फोर्सिबिलिटी कॉजिंग एप्रीहेंशन है हमारी नॉर्मली। तो सॉल्ट की अगर बात करें तो इंटेंशन जो है वो हमेशा रोल प्ले करती है। तो apparent ability to carry out the purpose, knowledge of threat, example of possibility is trespass, a man directing a gun, like ये example आपको सामने है आपके, man directing a gun and about to trigger it, ट्रिगर पे उसके हाथ है और आप डर रहे हो कि वो कहीं ट्रिगर प्रेस ना करो, इट इज असॉल्ट। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब जहाँ पे आपके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट होती है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टिंग गन टुवर्ड्स द पर्सन and about to trigger it is the assault. So a man directing a gun and about to trigger it behind a person is not foreseeable to the person. पीछे से क्या हो रहा है हमें कोई इश्यू नहीं पता।
दिस कैन नॉट बी सेड टू बी असॉल्ट, तो वो असॉल्ट नहीं कहलाएंगे। अगर पीछे से हमारा फेस अपोजिट साइड है, पीछे से हमारे कोई गन दिखा रहा है, तो हमें क्या पता, हम डरेंगे थोड़ी ना। लेकिन वो पर्सन अगर सामने आ गया, हमें गन दिखाएगा, ट्रिगर प्रेस करने वाला, तो ऑब्वियसली हम लोग वहीं पे सुन हो जाएंगे, हम लोग वहीं पे, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलेगा और वहां पर एप्रीहेंशन हमारे माइंड में आएगी आएगी। तो जहां पर हम लोग उस पर्सन को, अफेंडर को देख ही नहीं पा रहे, तो हमारे माइंड में डर कभी नहीं आएगा, तो इसलिए वो सॉल्व भी कभी कवर नहीं होगा। लेकिन अगर वो पर्सन सामने से आके वो गन पॉइंट हमें दिखा रहा है, ट्रिगर प्रेस करने वाला है, तो ऑब्वियसली वहां पर हमारे पास में एप्रीहेंशन भी है, तो वो फिर सॉल्व में कवर करेगा। नंबर सेकंड इज, अगर ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन, तो सेकंड इज बैटरी। नॉर्मली हम लोग जब छोटे होते हैं, तो नॉर्मली ये गेम नॉर्मली खेलते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली मजाक भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अब भी करते होंगे शायद, आपके आप में ऐसे कई होंगे। आपका फ्रेंड बैठने वाला, चेयर पे बैठने वाला होता है, तो आप चेयर को साइड कर लेते हो और वो नीचे गिर जाता है। तो वो आपने फोर्स यूज की इनडायरेक्ट वे में, आपका माइंड था कि वो गिरे, बट वहां पर चेयर थी, वो गिर नहीं सकता था, पर आपने उस चेयर को साइड कर दिया। आपने उस पर्सन को पुश नहीं किया, आपने सिर्फ चेयर को साइड किया, तो इट्स इनडायरेक्ट वे जो आप बैटरी यूज कर रहे हो अगेंस्ट दैट पर्सन। तो यूज ऑफ फोर्स on the person of another without lawful justification is an offense, वो बैटरी है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बैटरी नहीं है। यहाँ पर वो लॉफुल जस्टिफिकेशन है वहां पे। लेकिन अगर वो सेम एक्ट जो है वो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन कर रहे हो, तो वो बैटरी है। लाइक टचिंग अ पर्सन, अनदर पर्सन हॉस्टिलिटी और अगेंस्ट हिज विल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्लाइटली आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने जस्ट पुश किया, दैट इज एक्चुअल पुश किया, तो वो बैटरी है। अगर आप दूर से उसको पुश करने की कोशिश करो, उसके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट होगा, दैट इज असॉल्ट, द फर्स्ट स्टेप। तो डायरेक्ट फोर्स जो है कैन बी लाइक स्लैपिंग अ पर्सन, whereas indirect force is like a setting a dog behind a person or spitting on a person, वो indirect है, बट एक्चुअली में है तो फोर्स यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स होगा एक्चुअल में, जो अपने आप में जो है वो ऑफेंस ही माना गया है हमारे इंडियन पेनल कोड, वो बैठेंगे। देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, पर्सन के अगेंस्ट ही है। When someone's way is restricted unlawfully from all possible direction, जिसको हम लोग wrongful confinement बोलते हैं, so as to prevent him from moving in a direction for some period, however short, it is called a false imprisonment. और इंडियन पेनल कोड में उसको हमने wrongful confinement की जगह दी हुई है, यहाँ पर उसको हम लोग false imprisonment की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो हमारे है ऑफेंस, आपके माइंड में अगर नहीं भी है तो अब क्लियर है कि ये जो पर्सन के अगेंस्ट है, ये भी ऑफेंस ट्रेसपास है, इंडियन पेनल कोड में हमने पढ़े हुए हैं। बट आप ट्रेसपास को कुछ प्रॉपर्टी की गार्डिंग लेके, इसलिए आपको वहां पर पता नहीं लगा उसका आंसर। अदरवाइज अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन है, वो आपके सामने है। किडनैपिंग करना, रॉन्गफुल कन्फाइन करना, ये हमारी बेसिकली फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। असॉल्ट करना बैटरी है, वो यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द पर्सन, इट इज अ ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन। और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फॉर अनलॉफुल अरेस्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट एंड कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन अपॉन द स्टेट, कि अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सेम है सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, वो भी सेम इशू जो है हमारा उसके रिगार्डिंग है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन जो है उसके रिगार्डिंग उसको हमने अधिकार दे रखे हैं। तो अगर कोई प्राइवेट पर्सन आपको अरेस्ट कर रहा है और हैबिचुअल ऑफेंडर को अरेस्ट कर रहा है, जो जिसने वो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट किया, नॉन ऑफेंस कमिट किया, उसको आप अरेस्ट कर रहे हो, एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है विद अ गुड इंटेंशन, ताकि वो पर्सन भाग ना सके, एंड देन अगेंस्ट देयर यू हैंड ओवर दैट पर्सन टू द पुलिस, तो वो ऑफेंस नहीं है, इट इज नॉट अ फॉल्स और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ दैट पर्सन।
as a specific right is given to the private person to make the apprehend or to make the arrest of any criminal person जिसने कॉग्निजेबल और नॉन ऑफेंस कमिट किए हैं, आपको अधिकार दिया हुआ है। तो वहां पर अगर आप वो अधिकार को यूज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ट्रेसपास में कवर नहीं होगा, इट्स नॉट एन ऑफेंस। देन डिफेंसेस क्या है हमारे अगेंस्ट ट्रेसपास टू बॉडी? डिफेंडेंट हैज अ right to take any kind of defense against the plaintiff. अगर उसने plaintiff ने सूट फाइल किया कंपनसेशन के रिगार्डिंग अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी, तो वहां पर जो है वो डिफेंडेंट ही हैज अ राइट टू टेक द डिफेंस। द फर्स्ट इज कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। ही मे टेक द ऑब्जेक्शन दैट कि भाई यहां पर तो प्लेंटिफ की खुद की कंसेंट थी कि वो उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक एक्ट कमिट करे। अगर defendant prove that there was a consent of the plaintiff behind that act, so defendant cannot be said to be trespass, and defendant cannot be asked to pay the compensation to the plaintiff. The second is contributory negligence. By proving कि वहां पर plaintiff की खुद की negligence भी थी, he was also included कि वो जो नेग्लिजेंस पार्ट था प्लेंटिफ का वो भी वहां पर उसमें एक्ट में इंक्लूड था। इफ यू प्रूव दैट पर्टिकुलर एक्ट बी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ, तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट वो कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। और वहां पर एक कहीं ना कहीं सिचुएशन अराइज हुई थी यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस अराइज हुई, दोनों में कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में अगर आप प्रूव कर रहे हो प्लेंटिफ की जो नेग्लिजेंस थी तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं पाएगी, आप लायबल तो हो जाओगे, बट कहीं ना कहीं जहां पर अगर आपको कॉम्पनसेशन 1 लाख था वो होता ही वो अराउंड 60,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस जो थी पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ के रिगार्डिंग वो तो डिडक्ट हो गई होगा, तो वो भी आप डिफेंस ले सकते हो। देन सेल्फ डिफेंस आप ये भी प्रूव कर सकते हो। अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया तो आप कह सकते हो वो मेरा सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था मैंने। A person to protect himself from the unruly element or by another such person or incident can trespass on the property or preclude the act from the conviction. But a proportionality and probability should be kept in the mind while using the property of the plaintiff to intrude on it so as to proved by the defendant that there was no other options. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा वहां पर अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं था, ये डिफेंस लेना ही पड़ा। सेक्शन की अगर बात करें, आपके इंडियन पेनल कोड में भी सेक्शन है हमारे, जहाँ पर हमने स्पेसिफिकली ये किया था कि अगर कोई पर्सन लाइक 99 सेक्शन था हमारा इंडियन पेनल कोड के, जहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि एक पर्टिकुलरली जब आप डिफेंस की बात कर रहे हो, प्राइवेट डिफेंस लेके आ रहे हो, तो वहां पर आपके पास जो अधिकार था लाइक कि आपके पास आप पुलिस को अप्रोच कर सकते थे, वो आपने पहले यूज किया हो, जहाँ वो आपके पास टाइम ही ना हो आप उसको पुलिस को अप्रोच कर सको, तब आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि डिफेंड के पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था, उसके बाद सिर्फ सेल्फ डिफेंस एक वे था, उसने सेल्फ डिफेंस किया। देन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज अनदर पॉइंट, वो भी एक प्रूफ करता है डिफेंस में। The authority compelled by law to carry out search and seizure and the cases where the consent is taken to conduct a bodily search would not be interpreted as the trespass on the body of the person. Even a police officer using the lawful power which was given to him by law and he entered into the house of someone else to conduct the search and seizure where he conducted the bodily search of the person, तो वहां पर अगर वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है फोर्स या फिर कहीं उसको कन्फाइन कर रहा है फॉर द पर्पस टू टेक टू कंडक्ट द सर्च और सीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पर कहीं भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो उसने ट्रेसपास कमिट किया है, क्योंकि देयर वाज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी हैड गिवन द पावर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर। और जहां पर लॉ कह रहा है वहां पर वो ऑफेंस नहीं है। एंड द लास्ट वन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस। पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए अगर फॉर द टाइमिंग अगर आपको बंद रखा गया है कमरे में, इट इज नॉट अ ट्रेसपास, इट इज नॉट अ ट्रेसपास। सिचुएशन समटाइम्स ऐसी होती है कि आपको बंद किया जाता है,
अगर किसी ने देखा होगा कि जब हम लोग 370 आर्टिकल हमने खत्म किया था तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, सबको नजरबंद किया था। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां पर, जितने भी हायर पॉलिटिकल पर्सन थे, उनको नजरबंद किया था घर में। उनको जेल में नहीं रखा गया था, उनको उनके घर में ही बंद कर दिया और सारे कनेक्शन खत्म कर दिए, सारे फोन कॉल्स, नेट, सारी फैसिलिटी खत्म कर दी ताकि वो अपनी आवाज जनता तक पहुंचा ही ना सके। वहां पर वो करना जरूरी था अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इट वाज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो ना करते तो शायद वहां पर दंगे हुए थे और वहां पर कुछ रिजल्ट कुछ और होता। अराउंड 2 मंथ तक उनको नजरबंद किया गया था। जब वहां पर पता लगा कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वहां पर उनको थोड़ी सी रिलीफ दी गई थी। तो वो एक्ट करना पड़ता है समथिंग, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द पब्लिक पीस इन द सोसाइटी। अगर किसी को हम लोग नजरबंद कर देते हैं तो इट इज नॉट अ ट्रेसपास एट ऑल। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन भी होना चाहिए। तो अभी द सेकंड इज ट्रेसपास अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट हम लोग ट्रेसपास करें तो वो हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो ट्रेसपास जो है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है, वो इमेबल प्रॉपर्टी भी होता है, कोई भी होती है प्रॉपर्टी। तो सो इट इज द टेकिंग wrongfully or forcefully interfering with the goods of another। अगर वो मूल प्रॉपर्टी है तो वो ट्रेसपास है। हालांकि ये डिफरेंट है। अगर इमूल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात करें और मूल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात करें तो दोनों है तो प्रॉपर्टी, पर दोनों के जो है सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं हमारी। रॉन्गफुल इंटेंशन वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग ट्रेसपास कमिट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग लैंड के बारे में बात करें, अगर वहां पर आप एंटर कर गए तो वहां पर इंटेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमेशा रोल प्ले इंपॉर्टेंट करती है कि अगर आप उसको क्राइम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बिना इंटेंशन के अगर आप एंटर कर रहे हो किसी की लैंड में तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वहां पर आपकी वजह से किसी को नुकसान होता है तो वहां पर फिर इंटेंशन नहीं दिख जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक समवन, अगर कोई पर्सन अंडर द लिकर जो उसने कंज्यूम की थी, इंटॉक्सिकेंट सिचुएशन में था, शराबी हालात में था, तो वो किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया। अब वहां पर उसकी टेंशन तो इट वाज नॉट देयर, बट वहां पर उसने डैमेज कर दिया किसी प्रॉपर्टी को, जब ग्रोइंग क्रॉप्स को उसको काफी डैमेज किया, तो है तो वो ट्रेसपास, लेकिन वहां पर इंटेंशन नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उसको कवर किया गया कि वो आप क्रिमिनल ट्रेसपास में आप एंटर करोगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी रॉन्गफुल इंटेंशन नेगलिजेंस जो है वो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रेसपास टू गुड्स। लेकिन समहाउ ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जरूर होगा हमारा। अगर हम लोग ये कवर करना चाहते हैं कि वो ट्रेसपास है तो हमें इंटेंशन प्रूव करनी होगी। लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर इंटेंशन अगर ना भी हो तभी हम लोग उसको कवर करेंगे ट्रेसपास के रिगार्ड। जब हम लोग ट्रेसपास करते हैं अगेंस्ट एनिमल प्रॉपर्टी लाइक अ लैंड, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपने कवर किया होगा सेक्शन 6 को, किसी को याद है? एनीवन, किसी को याद है सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्या है वो? सेक्शन 6 में सर ये है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएगा सर, अगर वो ट्रेसपास हो है क्या वो? सर सेक्शन 6 में आई थिंक वो अनलॉफुल पोजेशन के रिगार्डिंग है कि रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर कोई ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली सर इमूवेबल प्रॉपर्टी सर जो पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो उसको Yes. फाइल करता है। अगर डिस्पोजेस किया जाता है यस सर। तो वो पर्सन जिसको डिस्पोजेस किया गया ही हैज अ लिमिटेशन
within 6 months he has to file a suit, और सूट फाइल करके वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिकवर कर सकते। लॉ कहता है कि चाहे वो ऑनर है, चाहे वो कोई भी है प्रॉपर्टी का, वो अगेंस्ट लॉ जाकर उसको एविक्ट नहीं कर सकता। अगर एविक्ट करना चाहते हो तो आपके पास राइट है, रेंट एक्ट में जाओ, आप वहां पर एविक्शन के रिगार्डिंग सेक्शंस हैं, आप सूट फाइल करो उसके रिगार्डिंग, एविक्शन के रिगार्डिंग आप एविक्ट कर लो, और यू कैन नॉट टेक द लॉ इन हैंड, नहीं कर सकते आप। तो इसलिए अगर आप ट्रेसपास कर रहे हो, किसी को डिस्पोसेस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं देखो अपराध भी होगा, और उसके लिए जो है वो प्रावधान भी रखा गया सेक्शन 6 में ऑफ द एसआरए एक्ट में, के लिए जिसको अगर ट्रेसपास को कमिट का जो विक्टिम है वो अपनी प्रॉपर्टी को वो वापस ले सकता है, ही कैन गेट द बैक, जो गेट बैक द प्रॉपर्टी जिसमें उसको डिस्पोसेस किया गया। So there is a maxim, the query clause, the fate defines land, and the land includes not only the surface and any building on it, but also the airspace and soil, insofar as these are vested on the plaintiff. तो ये अधिकार आपको दिए गए। मैं जब हम लोग प्रॉपर्टी लाइक टीपीए के एक्ट की बात करते, वहां पे हमने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डेफिनेशन की थी, तो वहां पर हमने कवर किया था कि जो एयर स्पेस है वो, और जो सबऑइल जो है वहां पर अगर जितना भी जो मटेरियल्स होगा तो वो भी आपका ही है, अप टू सर्टेन लिमिट तक वो आपका ही अधिकार माना जाएगा। तो द एक्शन टू ट्रेसपास टू लैंड पेनलाइज डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द अदर पीपल्स लैंड, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑफेंस माना जाएगा कि अगर आप किसी को ट्रेसपास करो तो वो गलत है। तो ट्रेसपास इज मेनली अ रॉन्ग अगेंस्ट द पोजेशन एंड इज अवेलेबल एट टाइम्स अगेंस्ट द ऑनर हिमसेल्फ। ऑनर के अगेंस्ट भी ट्रेसपास होता है, इसलिए सेक्शन 6 लगा गया है। सेक्शन 6 में अगर ऑनर आपको डिस्पोसेस कर रहा है तो आपके पास राइट है, आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। टू एस्टैब्लिश एंड द एंट्री ऑन द प्रॉपर्टी वाज विद इंटेंट टू अनॉय, इंटिमेट और इंसल्ट, इट इज नेसेसरी फॉर अ कोर्ट to be satisfied at causing such annoyance, intimidation or insult was the aim of the entry. ये आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ट्रेसपास के रिगार्डिंग कि अगर कोई पर्सन ट्रेसपास कर रहा है, इट मींस एंटर कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, उसका एम क्या है, विद द इंटेंट क्या है, उसका एम है टू अनॉय करना, टू इंटीमेट करना, इंसल्ट करना आपकी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करो कि वो जो अनॉयंस दे रहा है हमें, इंटीमिडेशन दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, was the basically aim of the entry, आप उसको प्रूव करोगे। तो ये सिर्फ अपने आप में सफिशिएंट नहीं, आपको यहाँ पर उसकी इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। Then no one has the right to dispossess the trespasser if he is in settled possession of the property, and he cannot be evicted unless due process of law is followed. As per section 6 is concerned of SRA, ये बात वहां पर लिखी गई है। ट्रेसपासर अगर आपकी प्रॉपर्टी में बैठा है, सेटल्ड पोजीशन में बैठा है, पिछले लंबे समय से वो बैठा हुआ है, उसकी ट्रेसपासर जो आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप अगर आप उसको एविक्ट करना चाहते हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करोगे। यू कैन नॉट टेक द लॉ इन हैंड और यूज अ मैन फोर्स अगेंस्ट हिम और उसको डिस्पोसेस करो। सो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट, वहां पर भी प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट जो आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ओनर लॉसेस द एब्सोल्यूट राइट ऑफ टू एक्सक्लूड whether a non-owner has used that land openly, peacefully, continuously and under a claim of right adverse to the owner of the property set forth by a particular state. Around 20 years के बाद आपका प्रिस्क्रिप्टिव राइट भी आया था आपका, जिसको प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट भी बोलते हैं। और ईजमेंट राइट में वहां पर जो अगर वहां पर एक बार आपका राइट हो गया तो वो अगेंस्ट द ऑनर भी जाएगा, और ऑनर जो है फिर आपके उस ईजमेंट राइट को जो है वो खत्म नहीं कर सकता। तो ये इसलिए इसको ध्यान रखना कि जहां पर हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव राइट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ट्रेसपासर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आप लॉ को हाथ में ले सकते, अगर वहां पर प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंटरी राइट आ गया आपका तो आपके पास अधिकार है। सेम वे अगर हम एडवर्स पोजीशन की बात करें तो एडवर्स पोजीशन का आपने रूल पढ़ा होगा, कितने इयर्स का है एडवर्स पोजीशन?
12 years, sir. Okay, 12 year against the individual. What about the government? 30. 30. 20. ठीक है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमारे पूरे इंडिया में वाकफ बोर्ड के रिगार्डिंग, वाकफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने सुना होगा, सुना है? आपके कई स्टेटों में भी होंगे, आप वाकफ प्रॉपर्टी, वाकफ बोर्ड होगा, 100% होगा। Yes, sir. तो वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होती। अगर वहां पर आप बैठे हो तो वाकफ बोर्ड इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट। तो अगर वहां पर आप बैठे हो तो आप कह रहे हो कि मैं 12 साल हो गए बैठे हुए वहां पर, तो मेरा वो जो एडवर्सिफिकेशन का राइट है, वो एडवर्सिफिकेशन का राइट है आपका कभी भी नहीं आएगा। अच्छा नहीं सर, यू हैव टू कंप्लीट 30 इयर्स, आपको 30 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे वहां पर। उसके बाद फिर आपको कभी भी जो है वो डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। बट वो जो एडवर्स पोजीशन का राइट है वो आप कब यूज करोगे? हमने इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस की थी। एडवर्स पोजीशन का राइट आप सूट फाइल करोगे, क्या करोगे? अगर राम के पास प्रॉपर्टी है, सपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और राम के पास अराउंड 14 इयर्स हो गए, वो पीसफुली एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो क्या अगर राम उस प्रॉपर्टी में अपना एडवर्सिफिकेशन का राइट जो है वो क्लेम करना, लाइक वो डिक्लेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? राम सूट फाइल करेगा या क्या करेगा? सर सूट फाइल नहीं करेगा। यस, वो सूट फाइल कभी नहीं करेगा। हाँ जी, वो हमेशा डिफेंस में लेके जाएगा कि मैं एडवर्स पोजीशन में हूँ। हाँ जी सर, सिर्फ डिफेंड एज ए डिफेंडेंट ही आप उसको क्लेम कर सकते हो एडवर्स पोजीशन को। एज ए प्लेंटिफ आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ जी सर, वो इसलिए SRA इसको, में आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल, इसमें इसको ध्यान में रखना कभी भी। नाउ वी हैव अ सर्टेन केस लॉ, सैंडनी कैलमी का केस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के रिगार्डिंग ऊपर। सर्च एंड सीजर ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अपीलेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ ट्रेसपास। एज ए सेड कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, अगर वहां पर सर्च एंड सीजर का अधिकार किसी पर्सन को दिया गया है, तो वो अगर आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करके विदाउट योर कंसेंट अगर आपको सर्च कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स को सीज कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट ओनली कि वो पुलिस है। हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बहुत सारी है, सीबीआई आ गई, लाइक अगर अगर विजिलेंस की बात करें वहां पर भी आ गया। तो ऐसी कई अथॉरिटी मिल जाएंगी जहां पर वो आपके घर पे एंटर करके वो प्रीमाइसेस को चेक कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ट्रेसपास किया। तो कोई भी प्रोसीजर जो ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्सनली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो कभी भी ट्रेसपास नहीं आएगा, उसको ट्रेसपास कभी भी नहीं बोल सकते। अमित कुमार वर्सेस रमेश चंद्र का केस है हमारे पास। There was a civil transaction between the parties. It would not by itself alter the status of the allegation constitute criminal code offenses. जहां पर सिविल ट्रांजेक्शन अवेलेबल हैं, सूट चल रहा है सिविल का, अपने आप में वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। It would not by itself alter the status of the allegations constituting the criminal offense. अगर वहां पर सिविल ट्रांजेक्शन हो रही है तो सिविल रहेगी, इट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द क्रिमिनल ऑफेंस, वो कभी भी ऑटोमेटिकली हमारे पास केवल में आती है। सेक्शन 9 ऑफ सिविल एसआरए जो है वो प्रोटेक्ट कर द पोजीशन ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ द और बाय द ओनर even after the cessation of tenancy. However, there needs to be settled possession in it and of the tenant, and this possession is judicial and is protected by the state. तो वहां पर भी आपको अधिकार दिए गए सेक्शन 9 में भी स्पेसिफिकली फैक्ट में पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेनेंट के पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी ऑनर जो है वो आपको ड्राइव कर रहा है आपके राइट को, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो आप राइट यूज कर सकते हो एसआरए के रिगार्डिंग, तो आपको रिलीफ मिलेगी। Then we have another case, PV Surya Rao ke regarding we have a case plaintiff owned a certain amount to the defendant which he was unable to pay. Pay नहीं कर पाया, he was unable to pay. The defendant in order to collect the amount thought to visit plaintiff's house. यहाँ पर defendant देखो, plaintiff ने no doubt defendant को कुछ पैसे देने थे। अब plaintiff की situation ऐसे आई कि वो he was unable to pay that amount. अब डिफेंडेंट को लगा कि अगर मुझे वो पैसे कलेक्ट करने हैं तो मुझे
विजिट करना पड़ेगा प्लेंटिव के घर में, एंड ही देन एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ द प्लेंटिव। कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी थी, सेल सम मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल्स टू रिकवर द अमाउंट, उन्होंने सेल कर दी, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर सके। डिफेंडेंट जो था बेसिकली ही कॉल्ड अ गोल्डस्मिथ, डिफेंडेंट ने वहीं पे ऑन द स्पॉट गोल्डस्मिथ को बुलाया टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन द हाउस ऑफ प्लेंटिव। अब ये देखो ध्यान में, डिफेंडेंट ने प्लेंटिव के घर में एंटर किया, वहां पर कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह उठाया, वहीं पे ऑन द स्पॉट गोल्डस्मिथ को कॉल किया कि वहां पर आके वो एवेल्युएट कर सके गोल्ड को। देखो जबरदस्ती उसने भी नहीं की, उसने वैल्यूएशन करवाई कि भाई मैंने तो इतना पैसा लेना था और जितना गोल्ड होगा, अगर वो पूरा अमाउंट मुझे पे होता है तो मैं बाकी का आपको वापस कर दूंगा। इट मींस उसको इस इंटेंशन से उसको कॉल किया गया था गोल्डस्मिथ को, ताकि वो इवैल्यूएट कर सके वैल्यू को ऑफ द गोल्ड इन द हाउस ऑफ प्लेंटिव। बट द पर्सन स्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ सच इवैल्यूएशन नियर द हाउस borrowed अमाउंट फ्रॉम अनदर टू गिव इट टू द डिफेंडेंट। बट कहीं ना कहीं किसी ने पैसों का प्रबंध किया और डिफेंडेंट को दे दिया। And after the defendant had taken the amount, the plaintiff sued him for assault. अब ठीक है, डिफेंडेंट को तो पैसा मिल गया, कोई नेबर था उसने उसको पैसे दे दिए, ठीक है ये लो पैसा आप जाओ। डिफेंडेंट को पैसा चाहिए था, उसको पैसा मिला और वो वहां से निकल गया, लेकिन उसके बाद प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट द assault. It was held that since the defendant had after the arrival of the goldsmith, जब उसने गोल्डस्मिथ को कॉल किया था उस जगह पर, said nothing and did nothing, and threat of the use of force by the goldsmith to the plaintiff was too remote a possibility to have put the plaintiff in near of the immediate or instant violence. So there was no assault. उन्होंने कहा कि जब गोल्डस्मिथ को वहां पर कॉल किया गया था तो उसके बाद डिफेंडेंट कुछ नहीं बोला उसको, इवन प्लेंटिफ भी कुछ नहीं बोला, वो केप्ट मम। गोल्डस्मिथ ने उसको वैल्यूएट किया, बट वहां पर कहीं भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। नियर प्रॉक्सिमिटी तो बात की बात है, रिमोट पॉसिबिलिटी वहां पर भी थी नहीं बिल्कुल कि वहां पर वायलेंस क्रिएट किया गया हो किसी ने। तो इसलिए लॉ ने कहा, कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो असॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, और वहां पर वो अपनी रिकवरी के लिए आया था, नो डाउट। वहां पर कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, देयर वाज नो बैड इंटेंशन। जैसे ही एंटर्ड इनटू द हाउस टू रिकवर द अमाउंट, और वहां पर आपके नेबर ने उसको पैसे दिए और वो वहां से वो चला गया without making any kind of assault, without making any kind of violence. तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी असॉल्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं करता। Then we were Red versus Zucker का केस है। P and his men surrounded P. P और उसके साथियों ने P को घेर लिया। Rolling up their sleeves. Rolling up their sleeves नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं ना, एक किसी को बाजू को चढ़ा ऊपर कर लेना, like, and threatened to break P's neck. हम तेरी गर्दन को तोड़ देंगे if he didn't leave. P was the rent collector. अब P जो था वो रेंट कलेक्टर, वो आपके घर में अगर आया तो वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आया है। वो एंटर्ड D's वर्कशॉप एंड रिफ्यूज टू गो अंटिल द रेंट वाज पेड। अब वो जो P था वो कहता भाई आप मुझे मारो, आप मुझे पीटो, आप मेरी गर्दन तोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर रेंट कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, रेंट कलेक्ट करके लेके ही जाऊंगा। उसने भी मना कर दिया। अब लॉ कहता है कि भाई यहाँ पर दिस वाज एन असॉल्ट, डेफिनेटली दिस वाज एन असॉल्ट। अब डी जो उसके साथियों ने किया वो असॉल्ट था। द कंडीशन दैट टू द थ्रेट वाज नॉट इनफ टू नलिफाई इट। कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये जो भी इसने किया, वो जो पी था ही हैड अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आपके घर पे आया था, आपकी वर्कशॉप में आया था, तो वो उसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी कि वो रेंट कलेक्ट करके ही जाए। बट डी एंड देयर इज जो उसके co-accused थे, जो भी उसके साथ थे, के मैन थे, उन्होंने उसको थ्रेट किया, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो असॉल्ट की डेफिनेशन में कवर हो गया। तो इट इज बेसिकली असॉल्ट। जो हम लोग असॉल्ट ट्रेसपास के बारे में, तो दो पॉइंट है हमारे पास जहाँ ट्रेसपास के रिगार्डिंग, ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन, ट्रेसपास अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। हालांकि दोनों ही पेनल कोड BN एक्ट में हमने कवर किए हुए हैं। अगेंस्ट द लाइक कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन है तो कोई भी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, सारे के सारे अगेंस्ट द ऑफेंस द बॉडी, वो ट्रेसपास में कवर नहीं होते।
जहाँ पर सॉल्ट कर रहे हो, बैटरी कर रहे हो, वो डेफिनेशन में कवर होते हैं अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन। अदरवाइज प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पर स्पेसिफिकली सेक्शंस ऐड अप किए गए हैं क्रिमिनल फोर्स के रिगार्डिंग, क्रिमिनल ट्रेसपास वहां पर स्पेसिफिकली सेक्शंस ऐड अप किए गए हैं, वो स्पेसिफिक सेक्शंस है। अदरवाइज हम लोग इन सब बॉडी की अगर बात करें तो हमारे देयर इज नो स्पेसिफिक सेक्शन जहां पर हम लोग ट्रेसपास वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए ये इसको ध्यान रखना। देन वी वन ऑफ द टॉपिक इज द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। व्हाट डज इट मीन बाय मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? हाँ जी राम। सर ये पूछना था, जैसे बॉडली ट्रेसपास और ये प्रॉपर्टी ट्रेसपास है, जो केस क्रिमिनल है सर, उसमें सर जो कंपनसेशन का जो केस है ना सर, हम वो कहाँ लगाएंगे? सिविल में लगाएंगे या उसी साथ चलेगा सर? नॉर्मली मैं बोल जहाँ पर आपको डैमेजेस हुए हैं, शॉर्ट में डैमेजेस को प्रूव करना वो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर आपने ट्रेसपास किया, राइट, और आपको डैमेजेस हुए, तो आप शॉर्ट में कंपनसेशन क्लेम कर सकते। यू नीड टू प्रूव दैट देयर वाज अ डैमेज अगेंस्ट द एक्ट, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर वहां पर कोई डैमेजेस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी फिर आपको प्रूव करना बहुत हार्ड हो जाएगा। या वहां पर आप जब अनलीगल डैमेजेस को क्लेम कर रहे हो तो वो क्या प्रूव करोगे आप? नो डाउट कि टॉर्ट में लिखा गया है कि अगर आपका जहां पर लीगल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तो लीगल रेमेडी आज वहां पर ऑब्वियसली आपको दी जाती है। एक राइट जो था ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी, वो एक साइलेंट हमेशा रखा जाता है, क्योंकि ट्रेसपास में नॉर्मली हम लोग ट्रेसपास अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी ही लेके चलते हैं, बट टॉर्ट जो है वो स्पेसिफिकली इसको ऐड करके चल रहा है कि ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी भी इसको कवर करके चल रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर अगेंस्ट द बॉडी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वहां पर अगर वहां पर कोई लीगल रेमेडी वायलेट हुई है, क्योंकि एज पर द टॉर्ट इज कंसर्न इट इज अ टोटली अनक्वालिफाइड लॉ। अनक्वालिफाइड होने के कारण हमारे पास ये तो इंपॉर्टेंट है कि वहां पर लीगल रेमेडी वायलेट होनी चाहिए। अगर वहां पर लीगल रेमेडी, अगर आपका कोई लॉफुली जो राइट है अगर वो वायलेट होगा तो वहां पर आपके लीगल रेमेडी भी आपको अवेलेबल होती है साइड बाई साइड। तो इसलिए आपको ये प्रूव करना है कि वहां पर लीगल राइट था मेरा, वो उसको वायलेट किया गया है, तो आप लीगल रेमेडी को क्लेम कर सकते हो। और वहां पर क्योंकि वो कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती हमारी डैमेजेस के रिगार्डिंग, तो वहां पर इसलिए वो उसको अनलिक्विड डैमेजेस में ही रखा जाता है हमेशा, इसलिए वो टॉर्ट में कवर होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, मैलिशियस का मतलब क्या होता है प्रोसिक्यूशन का? What does that mean by malicious prosecution? सर हाँ जी श्वेता। सर बोलो बोलो। एक ऐसा केस जो कि फेक था जिसकी वजह से डिफेंडेंट के रेपुटेशन को हार्म हुआ, अब वो डिफेंडेंट सूट फाइल करता है कंपनसेशन के लिए और ऑर्डर उसके फेवर में था उस डिफेंडेंट के। So as per Shweta, she said कि there was a fake case, तो उसको मतलब malicious prosecution के रिगार्डिंग में उसको डील करेंगे। You have heard about that there are many cases in which court said कि accused को acquit किया गया on the basis of the lack of evidence. On the basis of lack of evidence. So whether that accused has a right to file a suit against the under the malicious prosecution against the plaintiff, against the complainant. हाँ जी सर, बिल्कुल वो राइट है सर। राइट है। हाँ जी, कोई और? नॉर्मली जब आप लोग क्रिमिनल जजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा जाता है लास्ट पैरा में, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेल्स टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एंड ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस द accused is acquitted from the charges. लॉ ये एडमिट तो कर रहा है कि ऑफेंस तो जो उसने किया है उसके रिगार्डिंग चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन उसको इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पर लैक ऑफ एविडेंस है।
लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों को प्रॉपरली प्रूफ नहीं किया गया, वहां पर ये नहीं एडमिट किया गया, ये नहीं वर्डिक्ट की गई कि ये जो केस है वो गलत है। यहाँ पर फर्क होगा दोनों हम, जहां पर हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करें तो वहां पर उसकी जजमेंट में वर्डिक्ट ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर हम लोग वहां पर वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये जो केस है पूरा का पूरा गलत है। लाइक इन केस ऑफ रेप केसेस में नॉर्मली जजेस जो है वो वर्डिक्ट दे देते हैं कि इट्स अ टोटली एक्सटॉर्शन बेस्ड केस, ऐसी वर्डिक्ट आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये तो एक्सटॉर्शन पर्पस के लिए केस किया गया था, ये रेप केस में फॉल नहीं करता। दैट इज अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। But if the accused was acquitted on the basis of the lack of evidence, it cannot be said that the complainant had filed a malicious prosecution against malicious prosecution against the accused. वो नहीं है बिल्कुल। हाँ, श्वेता की जो एक लाइन है वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि जहाँ पर वो फेक केस है, it will cover under the definition of the malicious prosecution. ठीक है राम? सर उसका, हाँ सर उसका राइट तो होगा ना सर, फिर भी ये राइट होगा तो क्या होगा, एविडेंस है सर। आपका राइट है, आप सूट फाइल करते रहो तो कोर्ट ने देखा है ना, कोर्ट तो ना देगी आपको वो फिर कंपनसेशन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की आनी, कोर्ट की वो कौन सा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस आप क्विट हुए हो। अगर उसके पास एविडेंस होते फिर वो आपको सजा भी करके दिखाता। लैक ऑफ एविडेंस दैट मींस द केस वाज नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, although it was proved 90%, 95%, but it was not proved beyond the reasonable doubt. यहाँ पर बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स तो नहीं ना काम करता, लाइक इन सिविल केसेस बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स काम करता, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स तो काम नहीं करता। हम लोग तो ये बात करें कि वहां पर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। टू आई विटनेसेस डिपोज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, बट एनी हाउ दो ऐसे आई विटनेस थे जो हॉस्टाइल हो गए कोर्ट में आकर, उन्होंने उसकी फेवर में आंसर दे दिया, maybe by way of taking a consideration from the accused person, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, चाहे उसने पैसे ले लिए हो accused से उसके फेवर में एविडेंस देने के लिए, कुछ भी हो सकता है लॉ में, कोर्ट में। तो इसलिए ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस अगर उसको क्विट किया गया, इट वाज नॉट अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनसेशन, आप नहीं कर सकते। तो पहले बात ये बिल्कुल क्लियर है। श्वेता ने एक बात तो क्लियर की कि वो अगर वो फेक है तो इट इज अ मैलिशियस, इसको भी यहाँ पर लॉ ऑफ फ्रॉड पे रखा गया है। तो यहाँ पर इसलिए वर्ड यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉल्स मींस फेक, एज पर जो श्वेता ने कहा कि वो फेक है तो वो फॉल्स है। फॉल्स क्रिमिनल बैंक्रप्सी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल that are motivated out of the malice and are not supported by any element of reasonable responsibility or probability. It was totally false. False criminal proceeding, false bankruptcy, false liquidation proceedings आप अगेंस्ट की आ रही है, तो वो सारी अगर false है तो वो बिल्कुल गलत है। तो फिर आपके पास वो malicious prosecution के रिगार्डिंग राइट है। तो essential element क्या है malicious prosecution law? To assert the contention of malicious prosecution, the plaintiff has to establish जो एक्ट by defendant है has all component that are imperative to establish the liability in such cases that are inevitable. अब क्या है, सबसे पहले वो कौन सी जो चीजें एस्टैब्लिश आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट, डिफेंडेंट मस्ट हैव इंस्टीट्यूट ऑफ फॉल्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने फॉल्स प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉल्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ। द प्रोसीडिंग सो इंस्टीट्यूट वर एज अ रिजल्ट ऑफ शीर मैलिक and must not have any element of reasonableness or probability. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। दुश्मनी, शीर मैलिक, पास्ट भी एक्ट होता है, पास्ट भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है जिसकी बिहार पर in order to take the revenge that person has filed a suit medically, वहां पर कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। The end result of such proceeding must necessarily be in favor of the plaintiff, be it acquittal or suspension of the suit. तो वो चाहे वो सस्पेंशन ऑफ द सूट है, चाहे वो एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन है फ्रॉम दैट प्रोसीडिंग, तो वो आपको एंड रिजल्ट आपका ये होना चाहिए। बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो फॉल्स प्रोसीडिंग थी। जैसे मैंने कहा कि वहां पर अगर वो
उसको इक्विट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो उसने फॉल्स प्रोसीडिंग की थी। अगर किसी को पर्सन को मारा पीटा गया है, उसको इंजरी दी गई है, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उसने आपके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, इसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो देयर वाज अ लिंक मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर केस जहां पर आपको क्विट किया गया था। अब ये तो है कि अगर आपने मारपीट किया तो वो हॉस्पिटलाइज था, तो यू कैन नॉट से इट वाज अ फॉल्स प्रोसीडिंग। तो ये आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट प्रूव करने पड़ेगी कि वहां फॉल्स प्रोसीडिंग थी। इट वाज ड्यू टू सम लाइक शी मैलिक यहाँ पर वहां पर रिवेंज के तौर पर उसने सूट फाइल किया था, और उसका रिजल्ट था कि इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ में हुआ है, चाहे उसको इक्विट किया गया, चाहे वो सस्पेंशन ऑफ सूट हुआ है। फोर्थली, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, इट इज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट दीज प्रोसीडिंग्स हैव आर्बिट्ररीली इंटरफेयर्ड with his liberty and has led to adverse ramification और his reputation in the society। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी जो रेपुटेशन हर्ट हुई है उसके कारण, जैसे श्वेता ने कहा कि उसकी अगर रेपुटेशन हर्ट होती है तो आप तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा चारों को चारे इंग्रेडिएंट्स आप, कि वो फॉल्स प्रोसीडिंग थी जिसके कारण मेरी रेपुटेशन डाउन हुई है, और इट वाज ड्यू टू दैट सम रिवेंज के बेसिस पे उसने सूट फाइल किया था, और जिसमें उसको इक्विट किया गया, उसको उसका सूट ही सस्पेंड किया गया था। ये 4 इंग्रेडिएंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग ये कहते हैं कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग आप सूट फाइल कर सकते। अगर सिविल प्रोसीडिंग की बात करें तो ये केस गेनू गणपति वर्सेस बालचंद जीवराज के केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने laid out certain similar grounds rules for establishing the civil liability in case of malicious prosecution. Prosecution by the defendant. The foremost requirement to establish the case of malicious prosecution by the plaintiff, it has to be presented that the prosecution was initiated against the plaintiff as a result of arbitrary proceeding by the defendant. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, arbitrary मीन जानबूझ के फॉल्स केस सूट फाइल किया था। The term prosecution has not been aptly defined in the CRPC. However, with the help of the various precedents जो कोर्ट ने सेटअप किए हैं, we can infer the sense of the terms, its scopes. Contrary to the generic notions, prosecution is not limited to the intimidation of the proceeding against the plaintiff or a formal trial before the court. In case of Muhammad Amin versus Jugender Kumar Banerjee, the Privy Council laid down the test for contending such a prosecution for the same. The council emphasized on the damage caused to the plaintiff as a result of proceeding, rather than ascertaining the time when a proceeding took the form of prosecution. It was held the plaintiff will have the burden to prove that despite the dismissal of the defendant's complaint by the magistrate, the same did not result in causing damage to. तो लॉगर ने जब आपको एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द ट्रायल, जब वो ट्रायल चल रहा था इनिशियली, तो वहां पर आपके पास राइट है, जब उसने प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था आपके अगेंस्ट लेवल में, तो डिफेंडेंट के पास नंबर ऑफ राइट्स है उसको रिवर्ट करने के लिए। तो जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी एट दैट टाइम, द डिफेंडेंट हैज अ न्यूमरस राइट्स, जहां पे वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो कह सकता है कि प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया जाए। और प्लेंटिफ का भी ये बर्डन ऑफ प्रूफ अपने उसके ऊपर आता है कि वो उस केस को प्रूव करे बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, जहां पर बैलेंस ऑफ कन्विंस को वो प्रूव कर सके। अगर वहां पर ये प्रूव किया जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो गलत है, जानबूझ के उसने सूट फाइल किया था with the intimate intimidation of the proceedings with a malified intention, तब उसके अगेंस्ट हम लोग ये कहते हैं कि वो मैलिक जो है वो टेंशन जो है वो हम लोग जब हमने प्रूव कर दी, तो उसके अगेंस्ट हम लोग जब ये प्रूव करते हैं कि वो वहां पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट फाइल वो कर सकता है, अगेंस्ट अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि लॉ में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है कि अगर उसको इक्विट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, अगर सिविल सूट में प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया गया जस्ट बिकॉज कि उसने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को प्रूफ नहीं किया, तो वी कैन नॉट से कि भाई वो उसने जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था वो गलत। हमारे पास एक रेशियो होती है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पर 50+ अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपके फेवर में, जिसने ज्यादा प्रूव किया उसको फेवर में डिसीजन होते है। एक तो ये है, दूसरा ये कि अगर आप ये प्रूव कर रहे हो कि उसने जानबूझ के सूट फाइल किया है, तो अगर आप वो पर्टिकुलर इंस्टांस प्रूव कर रहे हो तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज बिल्कुल नहीं है।
So what is not a prosecution? And a commonly held principle that any disciplinary action by an authority cannot be regarded as a prosecution by the judicial authority, thus it cannot be subject to the suit of malicious prosecution. अगर कोई भी disciplinary action लिया था आपके against, there are number of example like आपको आप on a government job पे हो, अगर वहां पर आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है आपके अगेंस्ट, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शंस आते हैं हमारे। वहां पर ये नहीं कह सकती वो मैलिशियस है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट टू द रिजल्ट सूट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इट कैन नॉट बी सेड। एनी डिसिप्लिनरी एक्शन बाय एन अथॉरिटी वो यूज किया है कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है बाय जुडिशियल अथॉरिटी, क्योंकि वो कोर्ट नहीं है। अब इसको समझो बात को, disciplinary action can be taken by the department itself, but that department is not judicial authority. पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि that any disciplinary action by an authority not by court cannot be regarded as a prosecution। उसको वो prosecution की definition में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो prosecution की definition में फॉलो करना है तो उसको judicial authority के सामने आना पड़ेगा। Thus it cannot be subject to the suit of the malicious prosecution। और जब वहाँ पर disciplinary departmental actions लिए जा रहे हैं, कुछ भी लिया जा रहा है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में कभी भी फॉल नहीं करेगा। अगर आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में फॉल करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका केस है वो जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर है, कोर्ट में है, तब जाके आप कह सकते हो। अदरवाइज इन केस ऑफ जस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज दैट कि पर्टिकुलर अथॉरिटी वो जुडिशियल अथॉरिटी है। वी हैव अ केस खजिंद्रनाथ वर्सेस जैकब चंद्रा केस है, कोर्ट ने रूल किया था प्रोसिक्यूशन cannot be said to have begun at the stage where the complaint was made before a competent authority। प्रोसिक्यूशन की अगर बात करें, अगर कोई पर्सन कंप्लेंट फाइल कर रहा है किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो जुडिशियल अथॉरिटी तो नहीं है। कंप्लेंट फाइल कर दो, हम लोग ये कहते हैं प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई ना हुई है, वो एक अलग से विषय है हमारा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है, अदर डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, वो कहीं भी जुडिशरी जो है वो उस अथॉरिटी में कवर नहीं होते, उसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होते, इसलिए वो कभी भी वहां पर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वहां पर वो जो पर्टिकुलर एक्शन अगर वो बाद में आपके फेवर में डिसाइड होता है तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सूट फाइल करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा द केस वाज फॉल्स, एंड द सेकंड थिंग आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो कोर्ट जो था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था, जुडिशियल कॉम्पिटेंट कोर्ट था, वहां पर वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की गाड़ी होती है। तो डिपार्टमेंटल एक्शन अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने जो सूट फाइल होते हैं तो वो कभी भी जुडिशरी के अंदर डेफिनेशन में कवर नहीं होते और वो जुडिशियल अथॉरिटी में नहीं होते। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंड द लैक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांटेड प्रोसिक्यूशन। आपको ये प्रेजेंस ऑफ मैलिक प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो ये प्रूव करना है कि वो अथॉरिटी जो वो जुडिशियल अथॉरिटी है, सेकंड आपको ये प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ मैलिक प्रूव करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करने चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया गया था वो मैलिकली किया गया, विद बैड इंटेंशन किया गया। वी हैव अ केस जोगिंदर गराबू वर्सेस लिंगाराज पत्रा का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि दिस रिक्वेस्ट lays its emphasis on the intention of the defendant while instituting a suit for the action against the plaintiff, which must be determined on a factual and evidential basis as stated in the case of जोगिंदर। यहाँ पर जब भी कोई डिसाइड होगा केस वो एक्चुअल फैक्चुअल और एविडेंशियल बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अगर ये प्रूव होता है कि वो सचमुच जो केस था वो गलत था, जानबूझकर डाला गया था विद मैलिक इंटेंशन, तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते। अगर अदरवाइज ये प्रूव होता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्रूव नहीं कर पाया प्लेंटिफ, इसलिए जो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया गया है, तो ऑब्वियसली आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकते। So the complaint must lack the intent of bringing justice to the defendant, and that the defendant must have acted out of malice without any substance in the allegation। क्योंकि अभी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सूट फाइल करो, अभी तो आप प्लेंटिफ हो, और डिफेंडेंट कौन है? वो जो प्रीवियस सूट में प्लेंटिफ था।
और प्रीवियस सूट में अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि बिना किसी सब्सटेंस ऑफ एलिगेशन के उसने सूट फाइल किया है, तो इसलिए अब आप एज ए प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट सूट फाइल कर सकते हो मैलिशियस प्रोसीक्यूशन। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि विदाउट एनी सब्सटेंस इन द एलिगेशन दैट सूट वाज फाइल्ड, इट वाज हेल्ड इन द बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मीदास other केस में डिसाइड किया। Malic, it must be noted that the term malic is not limited to the mere ill will or ill feeling or hatred towards a person, but also cover an immoral or improper cause that can result in causing wrongful damage to the plaintiff, such as to gain leverage. जानबूझकर improper वे में, immoral वे में अगर आप किसी को नुकसान करना चाहते तो तब भी वो भी कवर होता है इस चीज में। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। Then termination of prosecution in favor of the plaintiff. आपको ये सिविल में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस में आप डिफेंडेंट थे और आपके फेवर में वो डिसाइड हुआ है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ तो ये जो वर्ड प्लेंटिफ यूज किया गया है ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बेस पे यूज किया गया है, क्योंकि प्लेंटिफ एज ए प्लेंटिफ आपने सूट फाइल कर दिया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अगेंस्ट द डिफेंडेंट जो पिछले केस में वो प्लेंटिफ था और आप डिफेंडेंट थे और आपके फेवर में डिसाइड हुआ है। तो केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अंडर लॉ कैन ओनली बी प्लीडेड successfully termination of proceeding in favor of the plaintiff। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हुआ है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। It must be also be noted that the termination of such proceeding is the plaintiff does not necessarily represent his innocence, but merely that he or she has not been committed in view of the charges brought him or her। जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, बिल्कुल गलत थे, इसलिए वो आपको प्रूव करना पड़ेगा एज पर द गिलक्रिस्ट वर्सेस गार्डन की केस। तो अगर आप प्रूव कर रहे हो तब जाके आप सूट फाइल कर सकते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कुछ एक्सेप्शंस है हमारी, एक्सेप्शन टू दिस रूल। When the plaintiff and defendant have reached a settlement, अगर वहां पर सेटलमेंट होती है दोनों में तो फिर वो मैलिशियस नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी ने समझौता कर लिया एंड वन जो पार्टी उसने केस को विड्रॉ कर लिया, तो बाय विड्रॉइंग द केस यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट। अब प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने उस केस में प्लेंटिफ के साथ समझौता कर लिया, तो प्लेंटिफ ने वो विड्रॉ कर लिया सूट। अब वहां पर उस केस में डिफेंडेंट है, अब आप मैलिशियस प्रोसीडिंग का सूट फाइल नहीं कर सकते उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट, भाई उसने मेरे ऊपर जानबूझकर सूट फाइल किया था, क्योंकि वहां पर आपकी सेटलमेंट हुई इसलिए उसने विड्रॉ किया है। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में अगर वो प्ली बार्गेनिंग ले रहा है तो प्ली बार्गेनिंग ले रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्ली बार्गेनिंग क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी टर्म्ड एज टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। प्ली बार्गेनिंग, हालांकि वहां पर भी जो अक्यूज है वो कहीं ना कहीं प्लेंटिफ के फेवर में जाता है और उसको कंपनसेट करके कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सजा को कम जो करवा लेता है कोर्ट से। प्ली बार्गेनिंग के केस में स्पेसिफिक ये प्रावधान दिया गया है हमारे, तो वो फिर उसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की गाड़ी कभी कॉल नहीं करता। तो डैमेज टू बी क्रूड बाय द प्लेंटिफ एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो पहले सूट फाइल किया था, जो मैलिशियस सूट फाइल किया गया था, उसके कारण मुझे डैमेजेस हुए हैं, मे बी रेपुटेशन। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा डैमेजेस टू बी क्रूड बाय द प्लेंटिफ एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉन्गफुल। तो लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि टू फुलफिल कि आपको डैमेजेस प्रूव करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से डैमेजेस इन रिस्पेक्ट टू द हार्म टू द प्लेंटिफ्स रेपुटेशन, damages in respect to the harm to the plaintiff's body, damages in respect to the harm to the plaintiff's property, ये प्रूफ करना पड़ेगा। कुछ भी अगर आप ये प्रूव करते हो कि डैमेजेस हुए हैं तब आप जाके सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो डैमेजेस, क्योंकि टॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है डैमेजेस। डैमेजेस चाहे आपकी रेपुटेशन है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे आप पर्सन इन नेचर की, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अब्यूज ऑफ पावर के रिगार्डिंग डिफरेंस है हमारे पास। मैलिशियस मींस समहाउ जो बिल्कुल ही मॉडिफाइडली फेस जो फॉल्स जो फेक केस डाला गया था,
there is a distinction between the prosecution inspired by malice and the fact of use of power is of a considerable significance so as to ascertain the liability. This distinction was dealt in case of West Bengal Electricity Board दिलीप कुमार राय के केस में इसको डिस्कस किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फॉर्मर मींस malicious prosecution जो केस है refers to institution of process out of malice, while the later refers to the process of obtain one's motive by legal means for purpose other than the one it was intended for. Process to obtain one's motive by legal means. Legal mean use करके आप पर्पस सॉल्व करें. अब्यूज ऑफ पावर इसको कहते हैं. पुलिस वाले नॉर्मली देखा जाए सूट फाइल करते हैं अपनी पावर को यूज करके, तो वो एक बिल्कुल अलग है, उसको मैलिशियसली नहीं बोलते, वो अब्यूज ऑफ पावर में आ जाएगा वो. हाँ, अगर अब्यूज ऑफ पावर की अगर बात करें तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बाद में वहां पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैलिशियस में अगर बात करें तो वहां पर प्रोसेस आउट ऑफ मैलिक से स्टार्ट होता है, जबकि अब्यूज ऑफ पावर में प्रोसेस होता है टू ऑब्टेन वन्स मोटिव, जो आपका मोटिव था बाय लीगल मींस यूज करके आप उसको पूरा कर रहे हो. तो अब्यूज ऑफ पावर में भी आप सूट फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भी सेम प्रावधान दिया गया है. अब्यूज ऑफ पावर में सिर्फ डिफरेंस ये रखा गया कि अब्यूज ऑफ पावर में कहीं ना कोई पर्सन जो जिसको लीगल पावर दी गई वो उस लीगल पावर को यूज करके कोई अलग से सूट फाइल कर रहा है किसी के केस, तो वो मोटिव आया था बाय लीगल मीन यूज करके. बट एनी जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसमें बिल्कुल जो क्लियर है, मैलिक आपकी पहले है, मैलिकली आप सूट फाइल करो किसी के जो आपको पता है. तो इसमें अदरवाइज अगर बात करें दोनों में टॉर्ट में अगर बात करें तो दोनों टॉर्ट में आप इसके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में कवर होते हैं, और डेफिनेटली आप दोनों के रिगार्डिंग ही आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. अब्यूज ऑफ पावर में ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट लाइक किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए जो है वो ऐसे वर्डिक्ट भी सुनाई है. 5-5 लाख 10 लाख रुपया कोर्ट ने भी सुनाया है, लेकिन वो कोर्ट में सूट फाइल करने से पहले ही सुना दिया. 482 में पावर बहुत है हमारे पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पर उसको लगता है कि वो अब्यूज ऑफ पावर है पुलिस के द्वारा की गई है, फाइनली ऑर्डर दिलाते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए, सूट फाइल किया जाए, FI रजिस्टर्ड किया जाए, और विक्टिम को 5 लाख जो है वो उसको जुर्माना दिया जाए. दैट इज अब्यूज ऑफ पावर. Although it cannot be denied कि वो पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर यूज की गई थी तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता टॉर्ट में, वो कर सकते. और डिफेंसेस की बात करें तो डिफेंसेस भी हमारे पास बिल्कुल क्लियर है अगेंस्ट मैलिशियस लॉ ऑफ टॉर्ट. पहला है कि प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट. At state super the proceeding instituted against the plaintiff result in conviction based on his or her being guilty of the charge live, then such a person loses the right of to such sue such the defendant. अगर उसको खुद को से आती है तो डेफिनेटली आप सूट नहीं फाइल कर सकते. The only remedy the plaintiff has will be of appeal against the verdict. अगर आपको सजा हो गई है तो आप अपील में जाओ, अभी उसको वे आउट नहीं है. तो आप अगर आप ये प्रूव कर दो सर कि ये प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट है, प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, उसको सजा हुई है, तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट था तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर डिफेंस है. Then second thing, when the defendant is possession of some privileges, the privilege may be in the form of a judicial or statutory immunity. जहाँ पर जुडिशरी ने आपको इम्यूनिटी किया हुआ है, जस्ट स्टैट्यूटरी द्वारा आपको इम्यूनिटी दी गई है, तो वहां पर भी आपके पास अच्छा डिफेंस है. The suit of malicious prosecution serve two purposes. The first being that it enables the plaintiff to sue the defendant. पहली बात, malicious prosecution में plaintiff defendant को सूट फाइल कर सकता है. The person who had wrongfully instituted case with no probable cause. बिना किसी कारण के अगर आप सूट फाइल करोगे कोई, तो अगर उस केस में उसको बरी किया गया है, एक्विट किया गया है, तो ऑब्वियसली आपके पास अधिकार है, आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सूट फाइल कर सकते हैं. आपके पास ये भी प्रावधान है.
सेकंड पर्पस हमारा ये भी कवर होता है कि दैट इट लीड्स टू प्रोटेक्शन ऑफ वन्स लिबर्टी एंड रेपुटेशन नॉट ओनली थ्रू वे ऑफ डैमेजेस बट आल्सो थ्रू द क्रिएटिंग अ डेटरेंट इफेक्ट ऑन द राउंड। आप उससे ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करके आप उसको पनिश भी करवा सकते हैं। तो ये प्रावधान सेकंड पर्पस हमारा ये है इस पर्टिकुलर रिगार्डिंग। तो दिस प्रिजर्वेशन इज इन द कोहेरेंस विद द फंडामेंटल राइट इश्यूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो ये इसको इम्पोर्टेंट रखना दिस ध्यान में। ये था हमारा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा वो डेफिनेशन का केस डेफिनेशन होगा। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से इतना सा था, ज्यादा नहीं है हमारे पास। So this is all about the malicious prosecution regarding. You have to prove certain elements कि जिसको सूट फाइल किया गया था वो बिल्कुल भी जो है वो फेक था, इट वाज फॉल्स केस, जिसमें आपको आपकी जो क्या कि आपको डैमेजेस भी प्रूव करने पड़ेंगे कि आपकी रेपुटेशन जो है वो उसको हर्ट हुआ है या प्रॉपर्टी हर्ट हुई है, लाइक हार्म जो है उसको प्रॉपर्टी को हुई है या आपके पर्सन इन पर्सन आपको हार्म हुई है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जब आप ये प्रूव कर दोगे तब आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग जो है वो आपके फेवर में डिसीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रूफ ये करना है कि वो फॉल्स केस था। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो फेक केस आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया था, आपको ये प्रूफ करना है। क्योंकि अगर just because on the basis of like the lack of evidence that the person has been acquitted from the charges, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर जो एविडेंस लैक ऑफ एविडेंस के कारण आपको एक्विट किया गया था। अगर हमारे पास एविडेंस पूरे आए थे तो आपको शायद सजा हो जाती। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस है जहां पर हर दिन कोई ना कोई एक्विट होता है, कोई ना कोई कन्विक्ट होता है। तो ऐसे तो फिर जिसको एक्विट किया गया है इसका मतलब तो ये है कि सारे के सारे सूट फाइल कर देंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए जब आप जहाँ पर हम लोग बात करें कि लैक ऑफ एविडेंस के बारे में बात करें तो वहां पर वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कभी भी सामने नहीं आता, तो उसको हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में कवर नहीं करते। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास भी एक टॉपिक रहेगा हमारा डेफिनेशन का रिगार्डिंग, और मोस्ट प्रॉब्ली कल इसको हम लोग कवर करेंगे, टॉट को डेफिनेशन को खत्म करेंगे। देन उसके बाद टुमारो ऑनवर्ड्स जो है हमारे केस लॉ के रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो ये लास्ट मंथ है आपके लिए, तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही टॉपिक करेंगे, एक तो केस लॉ, देन हाउ टू राइट द जजमेंट। 2 टॉपिक है हमारे इस मंथ में जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो प्लीज यू मे प्लीज आस्क योर क्वेरीज। किसी ने देखा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट कभी फाइल कभी? जॉली आपने देखा है? वन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, am I right? हाँ सर, वो करती हूँ मैं। हाँ, 138 में जब वहां पर जो कि वो क्रिमिनल भी है, सजा का प्रावधान उसमें दिया गया अराउंड ना 2 साल की। जी सर, जी तो सर। वहां पर आपकी जो मेन टारगेट है वो क्या है, आपका क्या आपको प्रूव करना होता है? चेक का अमाउंट, चेक कैसे मिला वही प्रूव करना है। बिल्कुल नहीं प्रूव करना, वो तो आपके पास चेक है, वो तो प्रिजम्पशन ले लेगी कोर्ट। आपको प्रूफ क्या करना है? क्योंकि चेक आपके पास है, चेक आपने कोर्ट लाइक बैंक में लगाया, जो डिसऑनर हो गया तो आपने सूट फाइल कर दिया 138 में, वो तो प्रिजम्पशन कोर्ट ले लेगी कि वो चेक आपने दिया तभी तो उसने लगाया है। आप मेन प्रूफ क्या करते हो? आप
138 में। नोटिस सर, सॉरी, सर नोटिस। मोटी मोटी क्वेश्चन होता हमारा। Yes. 138 में वो मोटी मोटी क्वेश्चन होता हमारा। जॉली आपने हैंडल किया 138? हाँ मैं हैंडल रेगुलर करती हूँ सर। रेगुलर करते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। सर अमाउंट वो किसके सामने दिया, क्या दिया, वही सर्कमस्टेंसेस से चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने आप अपडेट नहीं हो, बिल्कुल अपडेट नहीं हो। आपको प्रूव तो करना होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रूव करना होता है। ये थोड़ी ना प्रूव करना कि आपने ठीक है वो चेक था जी उसका और हमने लगा दिया वो डिसऑनर हो गया। आपको प्रूव करना है लायबिलिटी। बिना लायबिलिटी प्रूव किए हुए कभी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको ये प्रूव करना था कि वो चेक की जो अमाउंट है वो उस पर्सन की लायबिलिटी थी। आपको ये प्रूव भी करना है कि वो कैसे लायबिलिटी थी, कैसे उसको देना था उसको पैसा। इफ यू फेल टू प्रूव दैट लायबिलिटी, ऑल्दो आपने प्रूव कर दिया, चाहे विटनेस लेके आगे जी हमारे सामने चेक दिया था, सामने सब कुछ हुआ है, अगर आप वहां पर लायबिलिटी नहीं प्रूव कर पाए, आपके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा। प्रिजम्पशन हमारी तभी कवर होती है जब वहां पर आप लायबिलिटी प्रूव कर लेते हो कि सर उसकी लायबिलिटी थी। लाइक सपोज आई हैव अ 4 एकड़ लैंड, और 4 एकड़ लैंड की बात मैं करूं तो वो 4 एकड़ लैंड राम की है। राम इज द ट्रू ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, 4 एकड़ लैंड। नॉट आई एम इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, चाहे वो फोर्सफुल पोजेशन में बैठा हूं मैं, बट मैंने राम को एक चेक दिया। अगर मैं 2 साल से बैठा हूँ वहां पर राम की प्रॉपर्टी में, मैंने उसको चेक दे दिया राम को कि 4 एकड़ लैंड है और आपकी मैं लीज, जो सपोज आप ये मान लो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी मैंने लीज पे ली है और मैं पर एकड़ लैंड या उसकी जो रेंट है वो मैं फिक्स कर रहा हूँ 25,000। और कितना हो गया फिर? 2 लाख रुपया हो गया 2 साल का। तो अगर मैं चेक 2 साल का एक चेक दे रहा हूँ 2 लाख रुपए राम को दे रहा हूँ, तो वो फिर आप राम प्रूव करेगा कि सर ये जो प्रॉपर्टी है 4 एकड़ लैंड हरफी सर इज इन पोजेशन, और वो रेंट पे ली थी, प्रॉपर्टी लीज पे दी थी, और उसने वो लीज के जो अमाउंट था अराउंड 2 लाख वो उसने मुझे पे किए। एंड नाउ दिस इज द डॉक्यूमेंट प्रूफ दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर वो राम प्रूव करेगा, और राम ये भी प्रूव कर रहा है कि आई एम अ टेनेंट एंड राम इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और जो लीज अमाउंट है वो उसका लायबिलिटी थी जिसके रिगार्डिंग वो 2 लाख का उसने चेक दिया, तब जाके जो है राम के फेवर में डिसीजन होगा, तब जाके मुझको कन्विक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जॉली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप किसी की लायबिलिटी को प्रूफ नहीं करते तब तक आपके फेवर में डिसीजन नहीं आने वाला। जी सर, वेरी केयरफुल इंस्टेड ऑफ दैट कि आप ये प्रूव करते रहो, ये इसको भागते रहो प्रूव करते हुए कि सिर्फ ये इसके सामने चेक दिया था सर, इतना चेक दिया था। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये प्रूव करो कि सर इसकी लायबिलिटी थी, यहाँ पर इतने अमाउंट की लायबिलिटी थी। अगर लायबिलिटी प्रूव नहीं कर पाए ना तो आपके केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप चेक लगाते हो ना, तो जो पर्सन जिसका आपने चेक यूज किया है, तो समाउ उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा, तो नॉर्मली देता है कोर्ट में, पुलिस में रिपोर्ट लिखा था कि सर ये चेक था वो मेरा गुम चुका है और इसको मिल गया एंड ही मिसयूज माय चेक। नॉर्मली ये नॉर्मल होता है, वो पुलिस में रिपोर्ट देता है कि मेरा चेक गुम गया था जिसके कारण इसने मिसयूज किया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप डिफेंडेंट लाइक आप जब वो डिफेंस में लेके आता है, वो रिपोर्ट लेके आता है पुलिस की कि सर मैंने ये पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि वो चेक जो था वो मेरा गुम चुका था, ये गिर गया था और इसके हाथ में लग गया, इसने यूज किया, मिसयूज किया है, तो आप एज ए प्लेंटिफ के कौंसल आप उससे ये पूछ सकते हो कि जब आपको ये पता लगा कि आपका जो चेक था वो गुम गया था, तो आपने इंटीमेट बैंक को किया कि ये चेक के रिगार्डिंग अगर ये चेक यूज हुआ तो उसको प्लीज आप पेमेंट मत करना। क्या आपने रिटर्न में इंटीमेशन दी थी? ही सेड नो। तो फिर उसका जो पूरा रोल है पुलिस का वो सारा का सारा पता लग जाएगा कि वो मैनिकली उसने एक डिफेंस क्रिएट किया है। तो प्रिजम्पशन तभी कोर्ट में लेंगे जब हम लोग ये प्रूव करते हैं कि देयर वाज अ लायबिलिटी।
जब आपने लायबिलिटी प्रूव कर दी तब कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी भाई ये चेक आपके पास, आपने इसको दिया है तभी इसके पास आया है, अदरवाइज कभी प्रिजम्पशन नहीं आती। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस तो बहुत दूर की बात है। तो हाँ, अगर ये प्रूव कर देगी यस डेफिनेटली, नॉर्मली क्या होता है समटाइम्स काफी ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो बहुत क्लेवर होते हैं और वो आपको चेक देने से पहले 10 दिन पहले वो कोर्ट में पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं कि ये पर्टिकुलर चेक जो था वो मेरा गुम चुका है, और आप पहले ये भी बता दो कौन से एरिया में गुम चुका है जहाँ पर वो आप पर्सन जिसके लाइक जो आपका चेक आपके यूज कर रहा है, तो पहले आप स्टोरी क्रिएट कर देते हो। तो 10 दिन पहले आपने रिपोर्ट लिखा दी थी, उसके बाद उसको चेक दिया, तो ऑब्वियसली फिर वो तो पहले ऑलरेडी आपके पास डिफेंस बन चुका है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो फिर आपका जो 138 का जो केस है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास केस से पहले नोटिस इशू करने से पहले ही वो डिफेंस क्रिएट किया हुआ उसने। जैसे बहुत क्लेवर पर्सन मिल जाएंगे जो आपको चेक देने से पहले ही अपनी डिफेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए लायबिलिटी प्रूव करोगे तभी चेक की प्रिजम्पशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की तो बहुत दूर की ये बात। चलो एनी ऑफ, कल हम लोग इसको खत्म करेंगे जी। डेफिनेशन का सिर्फ एक चैप्टर आएगा हमारा, ठीक है जी, उसको हम लोग कवर करके इस टॉट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड टुमारो ऑनवर्ड्स फिर हम लोग जो है वो पूरी मैगजीन को कवर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर डेफामेशन की पीडीएफ रहती सी सर, आईपीसी भी वो सेंड कर दो। मैं देता हूँ, ये अभी मेरे पास है तो मैं भी कर देता हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर।